नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ये सेकंड पार्ट है हमारे एपिसोड का। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 में 7.8 बिलियन है। 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन उनको लेटेंट टीबी है। मतलब जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बताया, गॉन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है लेकिन उनकी इम्यूनिटी इसे सप्रेस करती है और बीमारी डोरमेंट रहती है और पेशेंट को बिल्कुल सिम्टम्स नहीं होते। इसमें से 10% केसेस कभी कभार एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि जब उनकी इम्यूनिटी ड्रॉप होए, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होए या ऑर्गन ट्रांसप्लांट होए जहाँ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दे रहे हैं, या HIV बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स गेट टीबी। 9 मिलियन न्यू केसेस पर ईयर ट्यूबरकुलोसिस के डिटेक्ट होते हैं और 3 मिलियन केसेस जो हैं जिनको टीबी वो अनडिटेक्टेड रहते हैं। तो अभी WHO और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ट्राई कर रही है कि ये 3 मिलियन केसेस को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ट्रीट किया जाए। तो कैसे डायग्नोसिस करते हैं? पहले तो मांटू टेस्ट करते हैं, जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस का। ये गाय का ऑर्गेनिज्म है और इससे BCG वैक्सीन भी बनती है। लेकिन इसमें डेफिशिएंसी क्या है? जिन्होंने भी BCG वैक्सीन लिया है उनमें पॉजिटिव आता है टेस्ट होता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं और 48 आवर्स बाद इसको रीड करते हैं। तो 2 चीजें होती है हाथ में, फोरआर्म में देते हैं ये टेस्ट। एक तो रेडनेस होती है, दूसरा इंड्यूरेशन होता है। इंड्यूरेशन मतलब स्किन थोड़ा रेज्ड हो जाता है और लाल हो जाता है। तो इंड्यूरेशन अगर 10 mm से ज़्यादा है मतलब ट्यूबरकुलोसिस का चांस हो सकता है। तो इसके बाद हम अगर स्ट्रांगली पॉजिटिव है तो एक्सरे चेस्ट करते हैं। अगर चेस्ट में सस्पिशन आया तो आप CT स्कैन भी कर सकते हो। बट ये इनफ नहीं होता, हमें एक्चुअली ऑर्गेनिज्म आइसोलेट या आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और आजकल क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बढ़ रहा है तो हमें कौन सा एंटीबायोटिक उसको मारेगा ये भी हमें जांच पड़ताल करनी पड़ती है। तो स्प्यूटम से भी कर सकते हैं आप आइसोलेट, या तो ब्रोंको एल्वियोलर वॉश, ब्रोंकोस्कोप डाल के लंग में वॉश देके वो फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं और फिर उसको जांच करते हैं। बच्चों में जो खांसते नहीं बराबर, स्प्यूटम नहीं निकालते, उनमें गैस्ट्रिक लवाद सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग करके सैंपल ले सकते हैं, क्योंकि वो जब खांसते हैं वो स्पिट को सॉलो कर लेते हैं। बाकी मॉलिक्यूलर टेस्ट है जैसे PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और आजकल जीन एक्सपर्ट है जो रैपिड टेस्ट है, MTB स्ट्रोक RIF। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का एंटीजन आइडेंटिफाई कर लेता है बॉडी में, और रिफैम्पिसिन को रेजिस्टेंस है कि नहीं वो बता देता है, जो मेन ड्रग है ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जांच करना ज़रूरी होता है क्योंकि अभी डेवलपिंग कंट्रीज में MDR TB और XDR TB बहुत कॉमन हो रहे हैं। तो MDR TB क्या है? MDR TB है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, जो मेन 2 दवाइयां हैं, आइसोनियाजाइड INH और रिफैम्पिसिन, इसको रेजिस्टेंस होता है ऑर्गेनिजम्स को। और XDR इज एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट TB, जिसमें ये 2 दवाइयों को तो रेजिस्टेंस होता ही है, प्लस इंजेक्टेबल जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है दवाइयाँ, जैसे एमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन, इसका भी रेजिस्टेंस होता है और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। कई लोग प्राइमरी इन्फेक्शन में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के साथ आते हैं। तो MDR TB कैसे फैलता है? MDR TB इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ज़्यादा देखा गया है। पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट लेते हैं या बीच में छोड़ देते हैं, जिसे डिफॉल्टर्स कहते हैं, या दे कम इन कॉन्टैक्ट विद पीपल जिनको MDR या XDR TB है। तो कभी कभार बच्चों में भी हम देखते हैं बोन में TB हुआ, जब हम कल्चर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी करते हैं तो काफ़ी एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस होता है, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। इससे TB को रोकना मुश्किल होते जा रहा है। तो आजकल एक नई चीज भी चली है, अगर लेटेंट TB है किसी को और उनको लगता है कि फ्यूचर में इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जैसे डोरमेंट स्टेज में है, इम्यून सिस्टम सप्रेस कर रहा है,
लेकिन इनको हाई रिस्क है कि ये एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इन्हें प्रोफिलैक्टिकली आईएनएच की दवाई दी जाती है 9 महीने, या तो आईएनएच और रिफेम्पिसिन की दवाई 4 महीने, या तो आईएनएच, रिफेम्पिसिन और पायराजिनामाइड और इथैम्ब्यूटोल 3 महीने के लिए। तो ये सारी चीजें होती है ताकि ये पेशेंट को डोरमेंट स्टेज में ही टीबी की बैक्टीरिया को मार देते हैं, ताकि एक्टिव टीबी का चांस होना कम हो जाता है। बाकी एक और टेस्ट है इग्रा, जैसे कि हम मांटू टेस्ट वगैरह करते हैं तो वो बोवाइन बैक्टीरिया का होता है ऑर्गेनिज्म। तो एक्चुअली माइकोबैक्टीरियम टीबी जो ह्यूमंस में होता है उसका एंटीजन अगर देखना हो तो इग्रा करके एक टेस्ट आता है, वो करते हैं। बच्चों में समझो कि आपको मांटू टेस्ट पॉजिटिव आया बट एक्सरे चेस्ट क्लियर है, सो फिर पीडियाट्रिशियंस इग्रा टेस्ट करते हैं या जीन एक्सपर्ट करते हैं। आइडिया इज अर्ली डिटेक्शन, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, कौन से एंटीबायोटिक्स वर्क करेंगे। नहीं तो आप अगर रेजिस्टेंट केस में रेगुलर एंटीबायोटिक दोगे तो बीमारी अंदर बढ़ती जाएगी और पेशेंट और बीमार होते जाएगा और वो फैलाते रहेगा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो ये सारी बेसिक कंसेप्ट्स हमने टीबी के बताए हैं 2 एपिसोड्स में। इसके बाद हम डिटेल में नहीं जाएंगे ट्रीटमेंट की, क्योंकि वो फिजिशियंस करते हैं या आपके डॉक्टर्स करेंगे। टीबी की दवाइयाँ फ्री है, आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, बहुत अच्छा इलाज होता है, बिल्कुल मत डरिए। अगर आप इन्फेक्टिव फेज में हो तो अपने आप को आइसोलेट करिए जब तक दवाई आपको नॉन इन्फेक्टिव फेज तक नहीं ले जाए, और इसे रोकना और कम करना बहुत ही आवश्यक है। अगले एपिसोड्स जो टीबी के ऊपर आएंगे उसमें हम ऑस्टियो आर्टिकुलर ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करेंगे, जैसे टीबी, स्पाइन, हिप, नी, क्योंकि ये बेसिकली एक ऑर्थोपेडिक चैनल है और हम बोन रिलेटेड टीबी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन दबाइए और अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। थैंक यू।